अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एपिस्टेसिस के फिनोमिना को। याद रखिएगा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जेनेटिक्स की बेसिक डिस्कशन की है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद हम एक और मुश्किल फिनोमिना को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एपिस्टेसिस। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिनबॉट टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एपिस्टेसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। याद रखिएगा, ये काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक है। द फिनोमिना ऑफ इनहेरिटेंस where expression of a gene is controlled by another gene which is located on different locus is called epistasis। हमने कहा एपिस्टेसिस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक जीन की एक्सप्रेशन, यानी एक जीन अपना कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस करना चाहता है, अपना कैरेक्टर जो है वो शो करना चाह रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला इज कंट्रोल बाय अनदर जीन, उसको दूसरा जीन जो है वो कंट्रोल कर रहा है, विच इज लोकेटेड ऑन डिफरेंट लोकस, जिसकी लोकेशन भी क्या है, डिफरेंट है। क्रोमोसोम पर उसका जो एरिया है वो भी क्या है, डिफरेंट है। वो उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसे हम कहते हैं एपिस्टेसिस। तो यानी इन शॉर्ट कि एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन दूसरा जीन इसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कि कब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेगा, कब वो अपना कैरेक्टर शो कर सकेगा और कब वो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर सकेगा। अब ये डेफिनेशन आपको एग्जाम्पल से ही जो है वो अच्छे से समझ आ सकेगी। तो इसको भी हम जो है वो एग्जाम्पल से बिल्कुल डिटेल में समझने जा रहे हैं। एपिस्टेटिक जीन और हाइपोस्टेटिक जीन। अब देखो, द जीन विच इंटरफेयर्स एंड मार्क्स द फिनोटाइप ऑफ द नॉन लोकस जीन इज कॉल्ड एपिस्टेटिक जीन और इंटरफेयरिंग जीन। अब इंटरफेयरिंग का मतलब क्या होता है, मदाखलत। सही है, इंटरफेयरिंग, या इसके लिए हमने एपिस्टेटिक जीन का भी कहा। वो जीन जो दूसरे को क्या कर रहा है, मास्क कर रहा है, यानी दूसरे जीन को अपना कैरेक्टर शो नहीं करने दे रहा, उसके जीन शो करने में क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, मदाखलत कर रहा है, वो एपिस्टेटिक जीन कहलाता है। तो हमने कहा द जीन विच इंटरफेयर एंड मार्क्स द फिनोटाइप ऑफ नॉन लोकस जीन, यानी दूसरे जीन के फिनोटाइप को क्या कर रहा है, मार्क्स कर रहा है, रोक रहा है, उसके एक्सप्रेशन को रोक रहा है, उसे एपिस्टेटिक जीन कहते हैं या इंटरफेयरिंग जीन कहते हैं। और हाइपोस्टेटिक जीन क्या है, द जीन विच एक्सप्रेशन मार्क्स बाय एपिस्टेटिक जीन इज कॉल्ड हाइपोस्टेटिक जीन। और वो जीन जिसके एक्सप्रेशन को, जिसके कैरेक्टर को मार्क्स किया जा रहा है, देखो करने वाला, देखो एपिस्टेसिस में क्या था कि भाई एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा है, दूसरे नॉन लोकस पे यानी डिफरेंट लोकस पे बैठने वाला जीन इसको कंट्रोल कर रहा है। जो कंट्रोल करने वाला जीन है वो क्या है, एपिस्टेटिक जीन, और जिसको कंट्रोल किया जा रहा है वो हाइपोस्टेटिक जीन है, यानी द जीन विच एक्सप्रेशन मार्क्स, जिसके एक्सप्रेशन को मार्क्स किया जा रहा है एपिस्टेटिक जीन की वजह से, वो जीन कहलाता है हाइपोस्टेटिक जीन। अब इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है, कलर्ड पिगमेंट्स ट्रेट इन फॉक्सग्लोव पेटल। अब देखो, एक प्लांट की एग्जांपल है और एक एनिमल की एग्जांपल है, दोनों को वन बाय वन हम जो है वो पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम प्लांट वाली एग्जांपल को पढ़ेंगे और दूसरी एग्जांपल जो एनिमल वाली है वो नेक्स्ट लेक्चर में। तो कलर पिगमेंट ट्रेट इन फॉक्सग्लोव पेटल्स, फॉक्सग्लोव प्लांट का नाम है, उसके पेटल के अंदर जो कलर पिगमेंट है वो एपिस्टेटिक की जो है एग्जाम्पल है। और कोट कलर्ड इन लैब्राडोर रिट्रीवर, जो कि एक डॉग की वेराइटी है, ये आने वाले लेक्चर में उसका जो कलर होता है, उसका कोट कलर, उसकी बॉडी का जो कलर है लैब्राडोर रिट्रीवर की, वो हम आने वाले एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कलर पिगमेंट ट्रेट इन फॉक्सग्लोव पेटल्स। इन फॉक्सग्लोव प्लांट, जो कि पौधा है, पेटल कलर इज डिटरमाइंड बाई 3 जीन। इसकी जो पत्तियां होती है ना, उसका जो पेटल का जो कलर होता है उसको डिटरमाइन करने वाले 3 जीन होते हैं। सबसे पहला M, कैपिटल M, which expresses to synthesize an enzyme to develop anthocyanin which expresses purple pigment। पहला जो जीन है वो क्या है, कैपिटल M से हमने रिप्रेजेंट किया है, वो क्या करता है, टू सिंथेसाइज एन एंजाइम, ये एक एंजाइम बनाता है, टू डेवलप एंथोसाइनिन पिगमेंट, और एंथोसाइनिन नाम का जो है वो पिगमेंट बनाता है, विच एक्सप्रेसेस पर्पल पिगमेंट, जो कि पर्पल पिगमेंट का यानी पर्पल कलर का काम करता है।
जबकि ये स्मॉल एम जो है वो क्या है, रिसेसिव है। देखो ये डोमिनेट है, कैपिटल का मतलब ये डोमिनेट समझ जाओ। स्मॉल एम रिसेसिव है, प्रोड्यूसेस नो पिगमेंट, इट्स सीन एल्बिनो विथ येलोइश स्पॉट ऑन पेटल। और ये जब भी स्मॉल एम आता है ना तो वो कोई पिगमेंट नहीं बना पाता। पत्तियां जो होती हैं वो एल्बिनो होती हैं, सफ़ेद होती हैं और विथ येलोइश स्पॉट ऑन पेटल, और इसमें क्या होती हैं, येलो कलर के जो है वो स्पॉट होते हैं, निशान होते हैं। जबकि दूसरा जीन है अनदर जीन कैपिटल डी इज एन इनहेंसर ऑफ एंथोसाइनिन। ड्यू टू दिस जीन एक्सप्रेशन मोर एंथोसाइनिन प्रोड्यूस एंड पेटल बिकम डार्कर। अब देखो भाई, पहला जीन था जो एंथोसाइनिन बना रहा था, दूसरा जीन है वो क्या है, इनहेंसर ऑफ एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन को क्या करता है, इनहेंस करता है, इसके कलर को मजीद डार्क करता है। ड्यू टू दिस जीन एक्सप्रेशन मोर एंथोसाइनिन प्रोड्यूस। और अगर इस एम के साथ अगर ये डी आ जाता है, डी वाला जीन भी मिल जाता है, तो बहुत सारा एंथोसाइनिन पिगमेंट प्रोड्यूस होता है एंड पेटल बिकम डार्क, पेटल जो है वो डार्क बनता है। और स्मॉल डी जब भी होता है डज नॉट इनहेंस। देखो ये भी क्या है, डोमिनेट है, कैपिटल डी। जब भी स्मॉल डी होता है तो कोई इनहेंस नहीं होता। तो यहां से लेकर यहां तक इसको रिकॉल सिर्फ करवा रहा हूं भाई, कैपिटल एम होगा तो पर्पल पिगमेंट बनेगा, स्मॉल एम होगा तो पर्पल पिगमेंट नहीं बनेगा, सिर्फ येलो कलर के छोटे छोटे स्पॉट होते हैं। जबकि डी वाला जीन अगर इस एम वाले जीन के साथ जुड़ जाता है तो एंथोसाइनिन पिगमेंट जो है वो ज्यादा बनता है और पेटल का कलर क्या होता है, डार्क होता है। लेकिन अगर स्मॉल डी इस कैपिटल एम के साथ अगर स्मॉल डी जुड़ जाता है तो कोई डार्क नहीं होता, लाइट कलर का क्या होता है, वही पर्पल पिगमेंट बनता है। लेकिन इन दोनों को इस एम और डी को कंट्रोल करने वाला क्या है, थर्ड जीन विच इज लोकेटेड एट अनदर जीन लोकस। देखो ये मिल बांट के दोनों काम कर रहे हैं ना भाई, ये है तो लाइट पिगमेंट बन रहा है, इसके साथ अगर ये जुड़ जाता है तो डार्क पिगमेंट बनता है। ठीक है भाई, ये दोनों मिल बांट के काम करते हैं, लेकिन इन दोनों को कंट्रोल करने वाला कौन है, द थर्ड जीन विच इज लोकेटेड एट अनदर जीन लोकस। जो दूसरे जीन लोकस पे बैठा है, कहीं और बैठा हुआ, इनके पास नहीं है, ये दोनों तो सेम लोकस पे, सेम क्रोमोसोम के करीब करीब एरिया में, कहीं और मौजूद है W, जिसको W से रिप्रेजेंट क्या है, प्रिवेंट पिगमेंट डिपोजिशन एक्सेप्ट इन द स्पॉट, एज अ रिजल्ट वाइट स्पॉटेड पेटल आर प्रोड्यूस। और हमने कहा कि ये क्या करता है, ये जो है वो दूसरे जीन लोकस पे जो है वो मौजूद है W वाला जीन, और ये क्या करता है, प्रिवेंट पिगमेंट डिपोजिशन, ये पिगमेंट को डिपॉजिट होने ही नहीं देता, पिगमेंट भले बन जाए पेटल पे डिपॉजिट नहीं होने देता, एक्सेप्ट सिवाय क्या है, इन द स्पॉट छोटे छोटे डॉटेड जो निशानात हैं उसके अलावा वाइट स्पॉटेड पेटल्स आर प्रोड्यूस, जिसके नतीजे में क्या है, वाइट स्पॉटेड पेटल्स जो है वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो स्मॉल W इसी डोमिनेट होगा ना, कैपिटल W इनके साथ जुड़ जाए, इनके साथ जुड़ जाता है तो पिगमेंट को डिपॉजिट ही नहीं होने देता, सिवाय कुछ स्पॉट पे, जिसके नतीजे में क्या होता है, वाइट स्पॉटेड पेटल जो है वो बनते हैं। जबकि स्मॉल W है अलाउ पिगमेंट डिपोजिशन इन पेटल, और अगर ये रिसेसिव होता है तो इनको काम करने देता, लेकिन अगर W वाला डोमिनेट होता है इनको काम करने ही नहीं देता। यानी एपिस्टेसिस में क्या होता है, ये जो D वाले हैं ये जो है वो हाइपोस्टैटिक जीन है, और एपिस्टैटिक जीन कहीं और बैठा हुआ और इनके काम के अंदर क्या कर रहा है, मदाखलत कर रहा है। यहाँ तक हो गई बात। अब आपको एग्जाम्पल से थोड़ा समझाता हूँ क्रॉसिंग करके कि भाई यहाँ क्या फिनोमिना होगा और किस तरह होगा। अब देखें भाई, कैपिटल एम पर्पल पिगमेंट बनेगा, और डोमिनेट है ना, तो डोमिनेट तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में काम करता है, तो कैपिटल एम स्मॉल एम होगा तो भी पर्पल पिगमेंट बनेगा। लेकिन दोनों स्मॉल एम होंगे तो कोई पिगमेंट नहीं बनेगा, व्हाइट कलर प्रोड्यूस होगा। इसी तरीके से कैपिटल डी या एक कैपिटल डी जो है वो डोमिनेट है ना, तो दोनों कैपिटल हो या एक कैपिटल और एक स्मॉल हो तो इनहेंसर ऑफ पर्पल कलर को मजीद डार्क कर रहा था। लेकिन अगर दोनों स्मॉल डी है तो कोई इनहेंसर नहीं होगा, कलर डार्क नहीं होगा। ये अगर एम वाला जो पर्पल पिगमेंट बना रहा है तो लाइट कलर ही होगा। इसी के साथ कैपिटल डब्ल्यू ये अगर है कैपिटल तो ये काम करने ही नहीं देगा इन सबको, और जो है वो सिर्फ स्पॉट जो होंगे वाइट स्पॉट जो है वो सिर्फ प्रोड्यूस होंगे, पिगमेंट को डिपॉजिट ही नहीं होने देगा। और कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू तभी भी पिगमेंट डिपॉजिट होने नहीं देगा। लेकिन अगर स्मॉल डब्ल्यू है तो ये इनको काम करने देगा, यूनिफॉर्म कलर होगा, कोई स्पॉट नहीं बनेगा। अब देखें भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि हमारे पास हेटेरोजाइगस वाइट स्पॉटेड प्लांट है, और ये भी हेटेरोजाइगस वाइट स्पॉटेड प्लांट है। हेटेरोजाइगस में क्या होगा, कैपिटल डी स्मॉल डी, और हेटेरोजाइगस वाइट स्पॉटेड प्लांट है कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ये हो गया भाई। अब इनके हम क्रॉसिंग करवाए तो कितने जीन पॉसिबल हैं भाई, 4 जीन पॉसिबल है ना। कैपिटल डी कैपिटल डब्ल्यू के साथ जुड़े, कैपिटल डी स्मॉल डब्ल्यू के साथ जुड़े, स्मॉल डी कैपिटल डब्ल्यू के साथ जुड़े, या स्मॉल डी स्मॉल डब्ल्यू के साथ जुड़े। सेम यहाँ पर भी ये इसी तरह के हैं।
ये हो गया भाई। अब देखो भाई, जहां पर भी कैपिटल डब्ल्यू आएगा ना, आपने वाइट स्पॉटेड लिखना है, क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू काम करने ही नहीं देगा। समझ रहे हो भाई, जहां स्मॉल डब्ल्यू होगा वहीं काम होगा, क्योंकि एपिस्टेसिस में क्या है, एपिस्टेसिस के अंदर जो है हम बात करने जा रहे हैं कि जहां कैपिटल डब्ल्यू होगा, गौर से सुनिएगा, वो काम करने ही नहीं दे रहा, वो उसने उस जीन को क्या करना है, दबा देना है। तो सिंपल कैपिटल देखो, अब देखो कैपिटल डी क्या कर रहा था, इनहेंसर था ना, डार्क पर्पल बना रहा था, लेकिन ये तब बना सकेगा जब इसकी डब्ल्यू जान छोड़ेगा। कैपिटल डब्ल्यू इसको काम ही नहीं करने दे रहा, तो जहां पर कैपिटल डब्ल्यू नजर आ रहा है ना, वहां सिंपल व्हाइट व्हाइट लिख दो, व्हाइट स्पॉटेड व्हाइट स्पॉटेड व्हाइट स्पॉटेड व्हाइट स्पॉटेड व्हाइट स्पॉटेड। लेकिन अब यहाँ क्या है, दोनों स्मॉल है ना, दोनों स्मॉल है, तो अब देखो यहाँ क्या है, कैपिटल डी तो डार्क रेड होगा। ठीक है भाई, इसी तरीके से जो है वो यहाँ क्या है, कैपिटल डब्ल्यू आ गया भाई, व्हाइट कर लो। यहाँ दोनों स्मॉल डब्ल्यू हैं, तो फिर आप इसको देखोगे डार्क रेड है भाई, कैपिटल डी है। कैपिटल डब्ल्यू व्हाइट स्पॉटेड, कैपिटल डब्ल्यू व्हाइट स्पॉटेड, व्हाइट स्पॉटेड, व्हाइट स्पॉटेड भाई, कैपिटल डब्ल्यू देख के व्हाइट स्पॉट, क्योंकि ये काम नहीं करने देता। कैपिटल डब्ल्यू व्हाइट स्पॉटेड, स्मॉल डब्ल्यू है, अब इसको देखो भाई, कैपिटल डी है भाई, डार्क रेड। इसी तरीके से कैपिटल डब्ल्यू व्हाइट स्पॉटेड, अब स्मॉल डब्ल्यू है, लेकिन इसके साथ डी भी क्या है, स्मॉल है। तो डी जब स्मॉल होता है तो इनहेंस तो नहीं करेगा ना, एम तो काम करेगा ना, एम वाला क्या करेगा, एम अपना काम करेगा। तो एम अपना काम करेगा क्योंकि वो पिगमेंट बना रहा है। डी क्या कर रहा था, उसको सिर्फ इनहेंस कर रहा था। तो स्मॉल कैपिटल डी के साथ अगर डब्ल्यू स्मॉल होते हैं तो डार्क रेड होगा, लेकिन डी स्मॉल है तो इनहेंस तो नहीं कर रहा, लेकिन एम अपना काम तो करेगा ना, पिगमेंट बनाएगा, तो लिहाजा कलर क्या होगा, लाइट रेड। अब देखो भाई, बुक के अंदर जो है उसका चार्ट देखो किस तरह बना हुआ है, ये कलर से आपको जो है वो बकायदा यही जो मैंने बनाया ना, जहाँ जहाँ है आप भी, अगर वैसे तो रेड कलर अलाउ नहीं है पेपर में, लेकिन ये है कि देखो उसने क्या किया, डार्क रेड डार्क रेड डार्क रेड, और यहाँ क्या हो गया, लाइट रेड हो गया। ये गलती से इसमें कैपिटल डी लिखा है देखो, लेकिन स्मॉल डी, न्यू बुक है ना, तो इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक अक्सर जगहों पर आती जाती है। तो स्मॉल डी है, तो परेशान मत होना, यहाँ से स्मॉल डी आएगा, यहाँ से स्मॉल डी आएगा, इन्होंने गलती से यहाँ कैपिटल डी लिख दिया है। तो ये हो गया लाइट रेड हो गया, यहाँ डार्क हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं कि अब इसके हम प्रॉपर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस के नतीजे में परफॉर्म बाय मेंडल के नतीजे में, इफ जीन ऑफ टू ट्रेड्स आर हेट्रोजाइगस इन बोथ पेरेंट्स, दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विथ फिनोटाइप रेशो ऑफ 9:3:3:1। अगर आपको याद हो, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर हमने पढ़ा था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के नतीजे में जो F2 जनरेशन के अंदर जो रेशो आता था वो क्या था, 9:3:1 था, 3:3:1। बट देयर वाज नो एपिस्टेटिक जीन, लेकिन उस मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कोई एपिस्टेटिक जीन नहीं था। बट इन द केस ऑफ फॉक्सग्लोव प्लांट के अंदर जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं, वेयर बोथ आर हेट्रोजाइगस, जबकि दोनों हेट्रोजाइगस थे, फॉर बोथ ट्रेड प्रोड्यूस 12:3:1। तो हमने कहा कि भाई मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो पी प्लांट की हम बात कर रहे थे ना, वहाँ रेशो ये आ रहा था 9:3:3:1। ये इसलिए आ रहा था कि वहाँ कोई एपिस्टेटिक जीन नहीं था। लेकिन फॉक्सग्लोव प्लांट के अंदर इसी तरह की जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो वहाँ में रेशो आता है 12:3:1 आता है, क्योंकि यहाँ क्या आता है, एपिस्टेटिक जीन है जो इनको काम नहीं करने दे रहा। और एपिस्टेटिक भी जीन कौन सा, जब भी डोमिनेंट हो। देखो भाई, आगे रिसेसिव एपिस्टेटिक भी हम पढ़ेंगे, इसमें क्या है, जब भी कैपिटल डब्ल्यू आ रहा है ना तो काम नहीं करने दे रहा, कैपिटल डब्ल्यू आ रहा है तो काम करने नहीं दे रहा। तो लिहाजा ये कौन से एपिस्टेसिस था, डोमिनेंट एपिस्टेसिस था। और डोमिनेंट एपिस्टेसिस के नतीजे में हमेशा रेशो क्या आता है, 12:3:1। अगली एग्जाम्पल जो हम पढ़ने जाएंगे ना, उसमें जो एपिस्टेटिक जीन होगा वो रिसेसिव होगा, तब काम करने नहीं देगा। ये डोमिनेंट है, जब भी इस पूरी सिचुएशन में कैपिटल डब्ल्यू आ रहा था ना, वो काम करने नहीं दे रहा था। तो लिहाजा ये एपिस्टेसिस की कौन सी टाइप है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, कि नॉन लोकस पर पाए जाने वाला अगर जीन डोमिनेंट होगा तो वो प्राइमरी जीन को जो है यानी हाइपोस्टैटिक जीन को काम करने नहीं देता। तो यहाँ जाकर ये पूरी एग्जाम्पल जो है वो मुकम्मल हुई। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो लैब्राडोर रिट्रीवर, जो कि डॉग की एक टाइप है, उसको हम डिस्कस करने जाएंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।